हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर का आपका डीएससी का जो सब्जेक्ट है मर्चेंट एंड मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इसके यूनिट 3 के टॉपिक को कवर करेंगे। तो यूनिट 3 में आपके जितने भी सब टॉपिक्स दिए गए हैं, आज इस वीडियो में हम उन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा लास्ट तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है मोमेंटम ऑफ मार्केट, यानी कि बाजारों की गति। व्हाट इज़ मोमेंटम ऑफ मार्केट? तो बाजारों का गति करना ये एक निवेश सिद्धांत होता है, मतलब कि ये एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी है। ये जो सिद्धांत है बाजारों की गति का, ये मानता है कि बाजारों की कीमतों में लगातार चलन होता रहता है, क्योंकि बाजार की जो कीमतें होती है ये डायनामिक होती है, इनमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे भी उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। एंड अगर किसी शेयर की कीमत लगातार घट रही है तो आगे भी संभावना है कि उसकी कीमत घटती रहेगी। बट ये भी हो सकता है कि अगर आज कीमत बढ़ गई है तो कल घट जाए, एंड अगर आज कीमत घट गई है तो कल बढ़ जाए। तो इस तरीके से बाज़ार में जो कीमतें होती हैं वो लगातार बदलती रहती हैं, कीमतों में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो मोमेंटम ऑफ मार्केट है, ये एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी थी जो कि उस टाइम पर भी डेवलप हुई एंड आज भी काफ़ी फेमस है। ये थ्योरी कहती है कि मार्केट प्राइसेस जो है ये हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी मार्केट प्राइसेस स्टेबल नहीं रहते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हमेशा सुनते होंगे बाज़ार में कि जो गोल्ड है उसका प्राइस बढ़ गया है, कभी गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इस तरीके से कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिलता रहता है। तो उस टाइम पर भी ये जो थ्योरी थी वो प्रचलन में थी, जिसको बाज़ारों की गति का नियम कहा जाता था, यानी कि मोमेंटम ऑफ मार्केट। तो कैसे कार्य करता है आइए देखते हैं। फर्स्ट है मनोविज्ञान। बाज़ारों का गति मुख्य रूप से मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित होता है। जब निवेशक देखते हैं कि किसी शेयर की कीमत तेज़ी से बढ़ गई है तो वे उस शेयर को खरीदना चाहते हैं, जिससे उसकी मांग बढ़ती है। एंड जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर किसी शेयर की कीमत तेज़ी से गिर गई है तो निवेशक डर जाते हैं एंड वो उस शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी कीमत और भी ज़्यादा गिरने लग जाती है। तो ये कारण बताया है मुख्य रूप से ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आखिर क्या वजह है कि ये जो बाज़ारों की गति का सिद्धांत है ये कार्य करता है? तो पहला जो रीज़न है वो मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजिकल रीज़न बताया गया है कि जब आप देखते हैं कि मार्केट में कोई भी शेयर है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हर व्यक्ति चाहेगा उस शेयर को ख़रीदना, परचेज़ करना। एंड अगर हर व्यक्ति उसको ख़रीदना चाहेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ने लग जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी शेयर की कीमत बढ़ गई है तो ये संभावना है कि आगे भी उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। तो एक कारण मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी भी है, जिसकी वजह से मार्केट मोमेंटम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल विश्लेषण। हालांकि बाज़ारों का गति केवल मनोविज्ञान पर आधारित नहीं होता, बाजार की गति को प्रभावित करने के लिए अन्य कारक भी होते हैं, जैसे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल इवेंट्स, ये सब भी मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं मोमेंटम ऑफ मार्केट को। ठीक है, यानी कि बाजार की गति के सिद्धांत को। तो इन सब का भी विश्लेषण करना ज़रूरी होता है अगर हम मार्केट मोमेंटम यानी कि बाजार की गति के सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है उसका वित्तीय प्रदर्शन कैसा है, आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर कैसी है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं गति का उपयोग। ये जो सिद्धांत है मोमेंटम का, ये इन्वेस्टमेंट में यानी कि निवेश के क्षेत्र में कैसे कार्य करता है। तो ये जो गति का उपयोग है यानी कि बाजार की गति का जो सिद्धांत है, इसका उपयोग निवेश में भी किया जाता है।
ये जो मार्केट मोमेंटम है इसका यूज़ इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी बार देखने को मिलता है। जैसे पहला है ट्रेंड फॉलोइंग। गति का उपयोग करने वाले जो निवेशक है वो ट्रेंड का पालन करते हैं, मतलब कि वो देखते हैं कि कौन सा शेयर है जिसका ट्रेंड अभी चल रहा है। ट्रेंड कैसे पता चलता है? ट्रेंड पता चलता है डिमांड से, कि कौन सा ऐसा शेयर है जिसकी डिमांड अभी ज़्यादा है। जो शेयर वो व्यक्ति खरीद रहा है उसकी कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये सब इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो निवेशक होते हैं वो उन शेयरों को खरीदते हैं जिनकी कीमत बढ़ती है, एंड उन शेयरों को बेचते हैं जिनकी कीमत गिर गई है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं। जिस भी शेयर का ट्रेंड चलता है वो उसको खरीदते हैं, एंड जो शेयर अभी ट्रेंड में नहीं होता यानी कि जिसकी कीमत कम होती है उसको वो बेचते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शहरीकरण तथा व्यापारियों की विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी। तो इसमें हमको पढ़ना है कि कैसे अर्बनाइजेशन ने यानी कि शहरीकरण ने व्यापारिक गतिविधियों को या विनिमय प्रक्रिया को बढ़ाने में, इसका विकास करने में मुख्य भूमिका निभाई है। तो शहरीकरण ने व्यापारियों की विनिमय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहरों का उदय व्यापार तथा वाणिज्य के केंद्र के रूप में उदय हुआ है। ठीक है, जब शहरों का उदय हुआ मतलब कि जब शहरीकरण हुआ तो वो मुख्यतः व्यापार तथा वाणिज्य के केंद्र के रूप में उभरा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती है, शहरों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो उद्योग है उनकी स्थापना भी शहरों में की जाती है। एंड अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी शहरों में देखने को मिलती है। एंड जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर बिक्री यानी कि सेलिंग ज़्यादा होगी, एंड जहाँ पर सेलिंग ज़्यादा होगी वहीं पर क्या होगा, व्यापार केंद्र बनाया जाएगा, वहीं पर मार्केट इस्टेब्लिश की जाएगी। तो इसीलिए शहरों का जब उदय हुआ तो शहर व्यापार तथा वाणिज्य के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, जिसने व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा किए। इस तरीके से अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एक्सचेंज प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापारिक केंद्र। शहरों में विभिन्न क्षेत्रों से लोग एकत्रित होते थे जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान आसान हो गया। शहरों में बाजार, हट्टे तथा कारवा सराय स्थापित हुए जहाँ पर व्यापारी अपने सामानों का प्रदर्शन तथा बिक्री कर सकते थे। तो इसी वजह से जो शहरीकरण था उसने व्यापार को बढ़ावा दिया। जब शहरीकरण हुआ तो शहरों में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने लग गए। जब शहरों की जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ, शहर व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने लग गए। इस तरीके से शहरीकरण ने व्यापार को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है विविधता। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। शहरों में अलग अलग प्रकार के कारीगर, व्यापारी तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों का निवास होता है जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की विविधता बढ़ी। ऐसा नहीं होता शहरों में कि एक ही शिल्प कौशल से संबंधित या एक ही वस्तु से संबंधित व्यापारी रहे। ठीक है, शहरों में अलग अलग कारीगर, अलग अलग व्यापारी रहते हैं जो कि अलग अलग शिल्प कौशल में नियुक्त होते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि शहरों में अलग अलग व्यावसायिक वर्गों का निवास होता है इसलिए शहरों में वस्तु तथा सेवाओं की विविधता भी देखने को मिलती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः एक ही शिल्प कौशल या एक ही व्यवसाय से संबंधित ज़्यादा लोगों को देखा जाता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक वितरण ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापारिक नेटवर्क यानी कि ट्रेड नेटवर्क। शहरों ने व्यापारिक नेटवर्क के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। शहरों के बीच व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान बड़े पैमाने पर संभव हुआ। क्योंकि शहरों ने व्यापारिक नेटवर्क का विकास किया था तो इसी वजह से शहरों की शहरीकरण के कारण क्या हुआ, व्यापार भी बढ़ा। शहरों के बीच में अलग अलग जो शहर थे उनके बीच में व्यापारिक संबंधों का विकास होने लग गया जिससे वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ा एंड बड़े पैमाने पर होने लग गया। नेक्स्ट है वित्तीय केंद्र। शहरों में बैंक, साहूकार तथा अन्य वित्तीय संस्थान का विकास भी हुआ जिससे व्यापारिक लेन देन को सुविधा मिली। ठीक है, शहरीकरण ने व्यापारियों को नए अवसर प्रदान किए, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि की। व्यापारी शहरों में बस गए तथा व्यापारिक संघों का गठन किया जिससे व्यापारिक लेन देन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके।
इस तरीके से अर्बनाइजेशन जो था यानी कि शहरीकरण जो था उसने नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की मर्चेंट्स के लिए एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारिक स्थानों का विकास, कस्बे, बाजार, करतरा, मेले तथा हाट। तो कैसे मर्सेंटाइल स्पेसीज का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कस्बे स्थापित हुए, कैसे बाजार, मेला तथा हाट का विकास हुआ, जिन्होंने व्यापारिक गतिविधियों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। तो आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास में व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग अलग तरीके के स्थान विकसित हुए, जिन्होंने व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के बीच में संपर्क को, कॉन्टैक्ट को सुगम बनाया। इनमें से कुछ प्रमुख स्थानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कस्बा। कस्बे जो थे ये छोटे शहर होते थे जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित हुए। कस्बा किसे कहा जाता था? अब कस्बा जो था ये छोटे छोटे शहर होते थे जो बहुत ही छोटे स्तर पर कार्य करते थे। ठीक है, ये व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लग गए। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा वैसे वैसे कस्बों का निर्माण भी होने लग गया। ये जो कस्बे होते थे इनमें बाजार, करतरा, मस्जिद, मंदिर आदि शामिल होते थे। कस्बों ने स्थानीय तथा क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया। कस्बों ने क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई, यानी कि जो स्थानीय व्यापार था, जो लोकल एंड रीजनल ट्रेड था, उसको डेवलप करने में इसने मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट है बाजार। बाजार व्यापार के लिए विशिष्ट स्थान होते थे जहाँ पर अलग अलग तरीके की वस्तुएं, अलग अलग तरह के सामान बेचे जाते थे। इनमें कपड़े, गहने, मसाले, धातु की वस्तुएं आदि शामिल थे। बाजार ने व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के बीच में सीधा संपर्क स्थापित किया, क्योंकि बाजार में क्या होता था, जो व्यापारी होते थे वो अपनी दुकानें लगाकर बैठते थे एंड वहाँ पर उपभोक्ता आते थे जो कि सामान को डायरेक्टली खरीदते थे व्यापारियों से। ठीक है, तो इसीलिए बाजारों ने व्यापारी तथा उपभोक्ताओं के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद की, क्योंकि जो कंज्यूमर होते थे वो डायरेक्टली मर्चेंट से, व्यापारियों से सामान खरीदते थे बाजारों में जाकर। नेक्स्ट है करतरा। करतरा व्यापारियों के लिए आवास तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए स्थान प्रदान करते थे। करतरा में क्या होता था, करतरा में जो व्यापारी थे वो रहते भी थे तथा व्यापारिक गतिविधियां भी करते थे। ये आमतौर पर एक आंगन के चारों ओर बने हुए होते थे जिसमें व्यापारियों के लिए कमरे, गोदाम तथा दुकानें होती थी। अब ये जो करतरा होते थे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, ट्रेड एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हुई देखने को मिलती थी। ठीक है, क्योंकि जो करतरा होते थे यहाँ पर अकोमोडेशन फैसिलिटी होती थी व्यापारी के लिए, मतलब कि यहाँ पर जो व्यापारी था वो परमानेंटली रहता भी था एंड अपना सामान बेचता भी था, जिसकी वजह से ये टेंशन नहीं होती थी कि जो व्यापारी है वो अगर आज यहाँ पर है तो कल यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर व्यापारी का परमानेंट अकोमोडेशन होता था। मतलब कि व्यापारी यानी कि मर्चेंट्स वहीं पर परमानेंटली रहते थे। वहाँ पर बाहर दुकानें होती थी एंड पीछे जो व्यापारी होते थे उनके रहने के लिए कमरा होता था जहाँ पर व्यापारी रहते थे एंड अपना जितना भी आजीविका थी उसको चलाते थे। ठीक है, तो इसलिए करतरा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि ये व्यापारी को व्यापारिक गतिविधियों के लिए स्थान भी प्रदान करते थे तथा रहने के लिए घर भी प्रदान करते थे, अकोमोडेशन यानी कि आवास भी प्रदान करते थे। नेक्स्ट है मेले तथा हाट। मेले और हाट जो थे ये आवधिक बाजार होते थे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाते थे। ये आवधिक होते थे यानी कि पीरियोडिक होते थे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये लगते थे। ठीक है, या तो वीकली या मंथली बेसिस पर इनको लगाया जाता था। मेले जो थे वो या तो हफ्ते में एक बार लगता था या महीने में एक बार, तो इसलिए ये आवधिक होते थे, इनकी एक अवधि होती थी, ये कुछ दिनों के लिए ही लगते थे एंड उसके बाद इनको हटा लिया जाता था। जैसे अगर मेले हैं, अगर आप भी अपने आसपास कहीं मेले में जाते तो आप भी देखते होंगे अलग अलग जो फेस्टिवल होते हैं, जैसे दशहरा वगैरह पर क्या होता है, मेले आयोजित किए जाते हैं। तो वो जो मेले होते हैं वो कुछ छोटे टाइम के लिए ही होते हैं, या तो एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए। तो इसी तरीके से जो मेले होते थे वो क्या होते थे, आवधिक होते थे, मतलब कि बहुत ही कम समय सीमा के लिए उनको लगाया जाता था। ठीक है,
कुछ टाइम पीरियड के बाद वो जो मेले या हाट होते थे उनको हटा लिया जाता था। इनमें किसान, कारीगर तथा व्यापारी अपने उत्पादों को बेचने के लिए एकत्रित होते थे। मेले तथा हाट जो थे ये सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे, क्योंकि ये सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में भी मुख्य भूमिका निभाते थे, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के जो लोग थे वो मेले में आते थे, प्रदर्शन करते थे। ठीक है, एंड कुछ लोग वहाँ पर अपने इंजॉयमेंट के लिए यानी कि मनोरंजन के लिए भी आते थे। ये स्थान व्यापारिक गतिविधियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इन्होंने व्यापारियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने, व्यापारिक नेटवर्क बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद दी। इन स्थानों ने व्यापारों को बढ़ावा दिया यानी कि बिजनेस को प्रमोट किया तथा आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित किया। ये जो हाट होते थे, हाट भी मेले की तरह ही होते थे। यहाँ पर क्या होता था, ज़्यादातर प्रदर्शनी लगाई जाती थी। जो शिल्पकार थे, जो व्यापारी थे, वो अपने उत्पादों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाते थे। जैसे आप आज के टाइम में देखते हैं सेल लगी होती है जहाँ पर कम कीमत पर सामान बेचा जाता है, तो ऐसे ये भी क्या करते थे, प्रदर्शनी लगाते थे अपने उत्पादों की एंड एक डिस्काउंट देकर एक कम मूल्य पर उसको बेचते थे। ठीक है, जिससे इनको मुनाफा हो सके। तो इसलिए हाट का डेवलपमेंट जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ उस टाइम पर एंड उसने भी व्यापारिक गतिविधियों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारी तथा राज्य एवं मंदिरों के साथ व्यापारिक प्रथाएं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे मर्चेंट्स एंड मर्सेंटाइल प्रैक्टिसेस कनेक्ट थी स्टेट से एंड टेम्पल से, कैसे व्यापारियों ने राज्य तथा मंदिरों के विकास में योगदान दिया, कैसे व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक प्रथाओं के द्वारा राज्य तथा मंदिरों के साथ संबंध स्थापित किया, व्यापारी का क्या कनेक्शन था राज्य के साथ तथा मंदिरों के साथ। तो आइए वो जानते हैं। मध्यकालीन भारत में व्यापारी राज्य तथा मंदिरों के साथ जटिल संबंधों में थे। मतलब कि व्यापारी का काफ़ी जटिल संबंध देखने को मिलता था राज्य तथा मंदिरों के साथ। ये संबंध व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करता था तथा व्यापारी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को भी आकार देता था। सबसे पहले देखते हैं व्यापारी का राज्य के साथ क्या संबंध था। तो व्यापारी जो थे वो क्या करते थे, राज्य को टैक्स पे करते थे यानी कि कर का भुगतान करते थे, राजस्व का भुगतान करते थे। ठीक है, राज्य व्यापारियों से कर वसूलता था। अलग अलग कर, अलग अलग टैक्स की अमाउंट व्यापारियों पर इम्पोज की जाती थी, जैसे व्यापार कर, आयात निर्यात शुल्क, ठीक है, ट्रेड टैक्सेस एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो अलग अलग तरीके के टैक्स, अलग अलग तरीके के जो कर थे वो व्यापारियों से राज्य के द्वारा वसूले जाते थे एंड वो जो अमाउंट होती थी टैक्स की उसका उपयोग राज्य क्या करता था, व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए करता था। ठीक है, व्यापारी राज्य को टैक्स देते थे, कर देते थे एंड बदले में राज्य जो था वो व्यापारियों को सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी देता था। वो क्या करते थे, व्यापार मार्गों की रक्षा करते थे। व्यापार मार्गों पर ये सुनिश्चित करते थे कि लुटेरे या डाकू जो है उनसे व्यापारियों की रक्षा की जा सके। तो इसीलिए ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्टिव बनाना, सुरक्षात्मक बनाना, ये कार्य राज्य का होता था। राज्य क्या करता था, ट्रेड रूट्स का डेवलपमेंट करता था, वहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर करता था ताकि लुटेरे या डाकू जो है उनसे व्यापारियों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट है व्यापार नीतियाँ। राज्य व्यापार नीतियों को नियंत्रित करता था, जैसे आयात निर्यात प्रतिबंध, व्यापार समझौते, ये सब नियंत्रित करने का कार्य किसका होता था, राज्य का होता था। राजस्व स्रोत, व्यापार राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत था, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यापार होता था उतना ज़्यादा राज्य को मुनाफा होता था, क्योंकि अगर कोई व्यापारी बहुत ज़्यादा धन कमा रहा है तो उससे ज़्यादा टैक्स राज्य वसूल करता था। ठीक है, तो इस तरीके से व्यापार जो था वो एक बहुत ही मुख्य स्रोत था राजस्व का राज्य के लिए। ठीक है, यानी कि ये सोर्स ऑफ रिवेन्यू था स्टेट के लिए। आइए अब देखते हैं व्यापारी तथा मंदिर का आपस में क्या कनेक्शन था। व्यापारियों ने मंदिर के विकास में क्या भूमिका दी। तो व्यापारी जो थे, जो बड़े व्यापारी होते थे जिनके पास खूब धन होता था, वो क्या करते थे, मंदिरों में अपना धन दान देते थे। कुछ भूमि भी कई बार व्यापारी दान में दे देते थे, किसको, पुजारी को,
जहाँ पर पुजारी क्या बनवाता था, मंदिर बनवाता था। तो इस तरीके से धन, भूमि, गहने, इन सब का दान व्यापारी करते थे मंदिर को, यानी कि डोनेशन एंड चैरिटी करते थे। धार्मिक संरक्षण, मंदिर व्यापारियों को आशीर्वाद तथा सुरक्षा प्रदान करते थे। वहाँ पर व्यापारी क्या करने जाते थे, ब्लेसिंग्स लेने जाते थे, ताकि उनका जो व्यापार है वो और भी ज़्यादा समृद्ध हो, प्रोस्पेरस हो। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिष्ठा। मंदिरों को दान देकर व्यापारी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करते थे, यानी कि सोशल प्रेस्टीज इम्प्रूव होता था व्यापारियों का जब वो डोनेट करते थे टेम्पल्स को। ठीक है, व्यापारी क्या करते थे, मंदिरों को दान में पैसे या भूमि देते थे एंड इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती थी। नेक्स्ट है धार्मिक समारोह में भागीदारी। व्यापारी धार्मिक समारोह तथा उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। जो भी रिलीजियस सेरेमनी होती थी उसमें व्यापारियों को ज़रूर बुलाया जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दान देते थे। इसलिए व्यापारी राज्य तथा मंदिरों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित करते थे, जिससे व्यापारी को भी फ़ायदा होता था, राज्य तथा मंदिरों को भी फ़ायदा होता था। इस तरीके से जो व्यापारी थे उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन इस्टेब्लिश किया स्टेट एंड टेम्पल्स के साथ। ठीक है, इससे व्यापारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी, उनको स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिला जब वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, जब वो धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते थे। तो इस तरीके से व्यापारियों ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई मंदिर तथा राज्य के निर्माण में तथा उसके विकास में। तो आज के लिए बस इतना ही। यहीं से हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।